पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने चुनाव आयोग से संबंधित कुछ चर्चाएं की हैं। हाल में ही एक विवाद चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए सरकार और न्यायपालिका के मध्य एक डिस्प्यूट के रूप में, एक विवाद के रूप में दिखाई पड़ा है। वर्तमान में मैं पहले इस बात को बता चुका हूं कि आज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उस नियुक्ति की सिफारिश सरकार कर देती है और राष्ट्रपति अनुच्छेद संख्या 324 के आधार पर एक चुनाव आयुक्त और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ये व्यवस्था रही है, लेकिन निरंतर इस बात पर विवाद होता रहा है कि क्या सरकार के द्वारा सिफारिश किए गए चुनाव आयुक्तों की ही नियुक्ति की जाए या एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो उपयुक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिफारिश राष्ट्रपति को करे। ये सरकार और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के बीच एक टकराहट या एक प्रकार के विवाद के रूप में अभी देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये कहा, जो सलाहकार की तरह हो सकता है, कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए एक समिति बने जिसमें भारत का प्रधानमंत्री हो। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए भारत का मंत्री हो, 2 अतिरिक्त मंत्री हो और खुद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसमें हो और साथ ही विपक्ष का नेता। मैं एक बार ड्रॉ करता हूं। एक तो यह है कि भारत का प्रधानमंत्री हो और भारत सरकार का जिसे प्रधानमंत्री समझे एक मंत्री हो। दूसरा था कि विपक्ष का नेता हो और नई बात यह थी कि इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह कहा कि इस समिति में मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश जिसको उपयुक्त समझे उसकी नियुक्ति कर दे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्णय वही माना जाता है जो मेजोरिटी का, जो बहुमत का। इस व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है। सरकार का अपना मत है, वो कहती है कि प्रधानमंत्री, एक मंत्री और एक अपोजिशन का लीडर मिलकर जो सलाह, जिस व्यक्ति की सलाह राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देगा। इस व्यवस्था में दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री का अपना मत, सहमति और उसके मंत्री की अपनी सहमति, ये दोनों ही अकेले मिलकर संख्या 2 हो जाते हैं। क्योंकि कुल संख्या 3 है और विपक्ष का नेता का जोड़ ले तो 1 है, तो 1 और 2 मिलकर बनाते हैं 3। लेकिन चूंकि बहुमत चाहिए तो बहुमत 2 पर ही हो जाता है। अर्थात प्राइम मिनिस्टर और कोई मिनिस्टर अगर मिलकर चाहे तो विपक्ष के नेता की बात की अवहेलना, अर्थात उसको न मानने के लिए तैयार हो जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयोग नियुक्त वही होगा जिसको ये दोनों चाहेंगे और सदैव यही होता रहा है।
इसीलिए पिछले हम लोगों ने बहुत बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के में देखा है और चुनाव आयोग की कार्यशैली को देखते हुए भी ऐसा आभास होने लगा है कि चुनाव आयुक्त सरकार या पिछली सरकारों के दबाव में काम करता रहा है। कुछ विशेष मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार के सरकार का दबाव नहीं पड़ा और ना ही वे लोग दबाव से काम करते हुए दिखाई पड़े। इसमें सबसे ऊपर है मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन का नाम। लेकिन वो एक अपवाद कह सकते हैं भारतीय चुनाव पद्धति में या चुनाव आयोग के अंदर। अधिकांशतः चुनाव आयुक्त इस प्रकार के दिखाई पड़े हैं जो सरकार के दबाव में सरकार के लिए कार्य करते हुए दिखे हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर, एक अपोजिशन का लीडर और कुछ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये मिलकर एक समिति का निर्माण करेगी और यह समिति जिसको कहेगी वो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा। इसमें समस्या ये थी कि कुल नंबर था 4, अर्थात 2 ये, 1 ये और 1 ये। इसमें दिक्कत ये थी कि सरकार को हर हाल में इनमें से किसी एक की सहमति अनिवार्य हो। या तो अपोजिशन का नेता, विपक्ष का नेता सरकार के साथ हो या तो मुख्य न्यायाधीश सरकार के साथ हो, तब 3 और 1 की संख्या बनती और 3 की मेजॉरिटी से कोई नियुक्ति संभव थी। ऐसा सरकार को अपने फेवर में, अपने पक्ष में होता हुआ नहीं दिखा। हाल में सरकार ने संसद में एक अधिनियम पारित कर दिया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में प्राइम मिनिस्टर, उसकी मंत्रिमंडल का एक मंत्री और विपक्ष का नेता यह समिति ही राष्ट्रपति को सिफारिश कर देगी। अर्थात अगर सरकार चाहे तो 2+1 अर्थात बहुमत से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है। ऐसा करना ये सरकार या आने वाली किसी भी सरकार के लिए हितकारी होगा। अर्थात चुनाव आयुक्त सरकार की पसंद का होगा। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में 3 ऐसे संस्थान हैं जो ये कहा जाता है कि वो सब प्रकार की बदलाव से मुक्त हैं, वो फ्री होकर काम करते हैं। वो एक ऑटोनोमस एपेक्स बॉडीज है। उस ऑटोनोमस एपेक्स बॉडीज में सबसे ऊपर दिखाया जाता है कैग को, दूसरा दिखाया जाता है इलेक्शन कमीशन को और तीसरा दिखाया जाता है भारतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आज की वर्तमान व्यवस्था के अंदर जब इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं, जैसा कि अभी दिखा पड़ा कि अगर 2 की बहुमत से चुनाव आयोग की नियुक्ति होने लगे तो बहुत स्पष्ट है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में 2 और 1 की संख्या अगर आई तो चुनाव आयोग सदैव सरकार के पक्ष का होगा। ये भारतीय चुनाव पद्धति और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसे हम लोग आजकल पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल सरकार या अकाउंटेबल प्रशासन के रूप में पढ़ते या लिखते आए हैं। ऐसा होने की संभावनाएं बहुत क्षीण दिखाई पड़ती हैं। अर्थात या जो ऑटोनोमस एपेक्स बॉडीज है या संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्थाएं हैं वह स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगी, ये एक सवाल के घेरे में है। अर्थात ऐसे संस्थान भी सरकार के दबाव में काम करते हुए दिखाई पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।